हर घर जाकर शीश नवाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा, ऐसा कहना है दतिया के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम जब ऐसा बयान दे रहे थे उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और मंच था दतिया उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की नामांकन सभा का। इस दौरान नरोत्तम क्यों रो पड़े, क्या उनके अंदर टिकट ना मिलने का दुख है, इसके लिए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। दतिया उपचुनाव का गणित क्या कहता है, बीजेपी ने नरोत्तम को टिकट क्यों नहीं दिया, पीछे की क्या वजह रही, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, नरोत्तम का वो रूप भी देखा है जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे, बेहद ही ताकतवर नेता थे, दबंग थे, और आज जब ना उनके पास दतिया विधानसभा उपचुनाव का टिकट है और ना ही कोई और बड़ा पद, नरोत्तम कि आंसू को लेकर आपके पीछे क्या लगता है, क्या वजह थी? देखिए, मैंने उनको ना उभरते हुए देखा है। जब मैं स्कूल टाइम में था तब से मैं उनकी राजनीति देख रहा हूँ। फिर जब बाद में कॉलेज में आया, फिर जर्नलिज्म किया भोपाल से, तब से मैं उनकी राजनीति देख समझ रहा हूँ। मैंने उन्हें विधायक से मंत्री, मंत्री से जनसंपर्क मंत्री, जनसंपर्क से गृह मंत्री तक की उनकी यात्रा देखी है और काफ़ी संघर्ष भरी रही है और कई उतार चढ़ाव के मौके आए, कई बार राज तिलक के मौके आए और इन सब के बावजूद वो अपना कहीं ना कहीं खुद को प्रासंगिक बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। ये पहली बार है कि उनके खाते में लगातार तीसरी चौथी बार मैं एक निराशा देख रहा हूँ 2023 से। इससे पहले हमेशा वो जिस चीज़ पर हाथ रख रहे थे वो चीज़ उनको मिलती चली जा रही थी। शायद इसे ही नियति कहते हैं, इसे ही राजनीति कहते हैं। बात करूंगा 2016 की, तब वे जनसंपर्क मंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और तब मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कई सारे चैनलों में पहले उनका ऐड जाता था। ये एक तरह का वर्चस्व, एक तरह का दबदबा उनका होता था। हर स्टेट में जैसे एक नेता होता है जिसका एक रसूख होता है, वर्चस्व होता है, तो मध्य प्रदेश में वो नेता इस दौर में नरोत्तम मिश्रा रहे हैं जी। आगे आगे जैसे जैसे राजनीति चढ़ती गई वैसे वैसे उनका कद चढ़ता गया और 2023 के चुनाव के बाद जब सीएम की लिस्ट बन रही थी कि कौन कौन नेता हो सकते हैं, तो उसमें शिवराज सिंह से ज़्यादा बड़ा नाम इनका था। वो सीट इनके पास क्यों नहीं पहुंची, सीएम हाउस इनके पास क्यों नहीं पहुंचा, उसके बहुत सारे कारण, तर्क, वितर्क, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल आज के राजनीति में सच यही है कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ी निराशा है और सामने समस्याएं और सवाल दोनों। बिल्कुल, आज से 3-4 साल पहले अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति में कल्पना करें तो दतिया से चुनाव होगा और नरोत्तम के पास टिकट नहीं होगा, ऐसा सोचना भी अकल्पनीय है, सोचा भी नहीं जा सकता था। फिर चीजें कैसे बदल गई कि उपचुनाव में उनको टिकट नहीं मिला? तो वैभव, एक दौर वो था, मैं तो दतिया के पास की जगह का हूँ, भिंड का, मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर दतिया है हमारे घर से, जबकि भिंड और दतिया एक ही लोकसभा क्षेत्र है, अलग अलग नहीं है। 2 जिले आते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में, उसको कहते हैं भिंड दतिया। तो इनका एक दौर वो था कि दतिया में टिकट ना मिलना तो छोड़िए, सरपंच के लिए टिकट किसको मिलेगा, इसके लिए पहले आदमी होता था नरोत्तम मिश्रा, जिनको पूछा जाता था। यहाँ तक कि कांग्रेस में दतिया के कौन से लोग तैनात होंगे जिला कांग्रेस में, उन तक के फैसले कई बार इनसे होके चले जाते थे। एक दौर वो था कि जब इनसे कहा जाता था कि कांग्रेस वालों से दोस्ती कम करो, और ये बोलते थे कि वो मेरी निजी रिश्ता है और उसको ऐसे नहीं किया जा सकता कि हवा में मिला दूँ। जैसे मेरे यहाँ के विधायक थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनसे बड़ी अच्छी जमती थी इनकी, और कांग्रेस से कई और नेता थे जिनके साथ बड़ी अच्छी जमती थी। भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे लेकिन दोस्ती एक अलग चीज़ है। अब रही बात दतिया की कि दतिया में टिकट कटना तो छोड़िए वैभव, जो पीताम्बरा माई का मंदिर है उसके सामने किसी और के पोस्टर नहीं लग सकते थे। मुझे नहीं पता कि आशुतोष तिवारी के पोस्टर वहाँ पर कैसे लगेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने करीब 15-16 साल से सिर्फ एक ही चेहरा उस मंदिर के आसपास और दतिया की मुख्य जगहों पर, सभी जगहों पर, जैसे ठंडी सड़क या दूसरे बड़े इलाके जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सभी जगह मैंने एक ही पोस्टर देखा है नरोत्तम दादा का, इनको दादा कहते हैं वहाँ की भाषा में। और ये कहना कि टिकट कट जाना,
मतलब मैं अगर आज से 2023 के ज़रा सा पहले चलूँ तो टिकट कटना तो छोड़ो, वहाँ के जितने भी फैसले हैं वो बिना इनसे पूछे या इनकी मर्ज़ी के नहीं हो सकते थे। अब रही बात कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उसके पीछे कई सारी वजह हैं और इसको लेकर मैंने एक लेख भी लिखा था अपनी वेबसाइट पर, एक पूरा आर्टिकल था, एडिटोरियल, उसमें मैंने डिटेल में बताया, वो यहाँ पर भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ थी कि आप चले जाइए जब 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरती है, कमलनाथ की, सिंधिया इधर आते हैं और बीजेपी की वापसी होती है। इस सरकार में एक बड़ी भूमिका थी नरोत्तम मिश्रा की। मैं तो खुद यहीं पर पोस्टेड था, पहले मैं मध्य प्रदेश रहा, मध्य प्रदेश में मैं एक दूसरे चैनल में ब्यूरो संभाल रहा था मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर तब ये विधायक की भूमिका में अपोजिशन में थे और तब ये सब चल रहा था। इनके करीब रहने का मुझे काफ़ी मौका मिला, इनके साथ काम करने का मौका मिला। जब सरकार गिर रही थी तो उन्होंने सिर्फ इतना इशारा दिया था 3 दिन पहले मुझे कि सिद्धार्थ, हवा बदलने वाली है, तुम तैयार रहना। बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये ज़रूर था कि भाई लड़ाई चल रही है, पर ये नहीं था कि इतने सारे विधायक एक झटके में आ जाएंगे। फिर अचानक से उनका मेरे पास फ़ोन आता है, वो दिल्ली आए हुए थे और मैं उनसे मिलने भी गया। दिल्ली में चुनाव थे तब, ये मैं बता रहा हूँ जनवरी 2020 की बात। उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया गया और फिर उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उस दौरान एक और विधायक थे। उस दौरान जब सरकार, मतलब किसी के हाथ में नहीं था ये कि कैसे विधायक इस साइड आएंगे, कैसे होगा, तब इनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये विधायकों, मतलब 10-12 विधायकों को इधर लाने की बात कह रहे थे। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप विधायक हमारे तोड़ रहे हो। तो इन्होंने जवाब भी दिया था कि हम तोड़ रहे हैं तो आपके टूट क्यों रहे हैं। बिल्कुल, है ना। कमलनाथ ने जैसे इनसे कहा था कि सरकार गिराने में 7 जन्म लग जाएंगे, तो इन्होंने जवाब दिया था कि ये मान लो कि मेरा 7वां ही जन्म है। तो इस तरीके का एक मतलब बेबाकी इनके अंदर रही। पहले मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस कद के नेता के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये गृह मंत्री बन जाते हैं तो एक मतलब जो उनके शुरू से उनके एक कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा रहा है कि कभी उन्होंने किसी के सामने दबाव महसूस नहीं किया। हमेशा जो कहा वो डंके की चोट पर कहा, चाहे वो सामने सीएम बैठे हो, फिर चाहे आरएसएस के पदाधिकारी हो, उनकी एक बेबाकी हमेशा से रही। और फिर अचानक से किसी ने इनको गाइड किया कि इस तरह से अगर आप बयानबाजी करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, विवादों वाले। हाँ, विवादों वाले। तो गृह मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में बार बार इस तरह के बयान आना कि इससे भावनाएं आहत हुई। जैसे दीपिका पादुकोण की बिकनी वाला जो बयान था वो, बिल्कुल, इस तरीके के बार बार बयान आने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें दिल्ली में एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली कहा था कि इन बयानों की वजह से जो हम जनता को कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि जो हम कह रहे हैं वो दब जा रहा है। जो आप विवादित बयान दे देते हैं या विवाद खड़ा कर देते हैं तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा जगह मिलती है, इसीलिए आप ऐसा ना करें। इनको इनडायरेक्टली कहा गया था, डायरेक्टली भी नहीं। जो मीडिया में कुछ लोग कहते हैं कि लताड़ लगाई थी, फटका लगाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली इनको कहा गया था और उसके बाद इन्होंने कुछ हद तक खुद को कूल डाउन किया भी था। लेकिन तब तक हुआ क्या कि इनका जो अक्खड़ मिजाजी थी या एक कह लें कि बेबाक थे, निडर थे, वो चीज़ इनके नेगेटिव चली गई। बिल्कुल। दतिया में भी ऐसे कई केस आए कोरोना के बाद की, चाहे वो रिकॉर्डिंग कह लो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप भले ही इनको मानो, पर ये एक नैरेटिव बड़ा खड़ा कर देती हैं समय के साथ। और फिर एंटी इनकम्बेंसी तो हर नेता को दीमक की तरह चाटने ही लगती है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट कर पाओगे। तो 3 बार के विधायक रह चुके थे, ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि दतिया लोकल में भी ये माहौल बनने लगा कि नेता हमारी सुन नहीं रहे हैं, या मैसेज ये कन्वे किया जाने लगा जो इनके अपोजिट खड़े होने वाले थे राजेंद्र भारती, उनकी तरफ से नैरेटिव बनाया गया। और मैं तो कहूँगा कि वो नैरेटिव बनाने में सफल भी रहे, जिसका डेंट इनको सबसे ज़्यादा मिला। और यही कारण रहा कि 2023 के चुनाव में जब मेरी इनसे जितनी बार ये इनका दिल्ली आना होता था, बस कई बार मेरी मुलाकातें होती थी, तो सारे पत्रकारों से फीडबैक लिया जाता है कि कैसा चल रहा है। जो लोग ग्राउंड पर जाते हैं तो वो फीडबैक भी दिया जाता है। तो उसमें जो चीज़ें मुझे कहनी थी, बतानी थी, वो मैंने बताई भी, वो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और उसके बाद 2023 का चुनाव होता है, उसमें हार मिलती है। और हार का एक बड़ा कारण ये था
कि एक मध्य प्रदेश के एक दूसरे बड़े नेता रहे, मैं नाम लेना उनका ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बात पर्दे के पीछे की है, बिल्कुल। तो उनसे इनकी लड़ाई हुई, कई बार मीटिंग में ही एक दूसरे को कहा सुनी तक बात पहुंची, मतलब वर्ड्स एक्सचेंज हुए, नॉट एग्जैक्टली कहा सुनी। तो उसके बाद से मध्य प्रदेश, जैसे हर प्रदेश की राजनीति में छोटे छोटे गुट होते हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कई सारे गुट हैं। किसी पार्टी को ले लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अलग गुट है, सिंधिया का अलग गुट है, मोहन यादव का अलग गुट है, कैलाश विजयवर्गीय का अलग गुट है, ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा का एक अलग गुट है। तो जो दूसरे गुट के थे वो कहीं ना कहीं इनका पैर खींचने में लग गए, और उसका कारण ये रहा कि 2023 का जो चुनाव था उसमें इनको हार मिली। बिल्कुल हार मिल जाती है नरोत्तम मिश्रा को। अब बात उठ रही है कि उपचुनाव हो रहा है, आशुतोष तिवारी हो सकता है जीत भी जाएं, दतिया की सीट बीजेपी जीत ले फिर से। अब आगे क्या? मध्य प्रदेश में कोई एमएलसी तो होते नहीं है कि इनको वहां सेटल किया जाए। राज्यसभा की चर्चाएं हुई थी, उसमें भी इनका कुछ हुआ नहीं। उस पर भी आते हैं, लेकिन उसके पहले अब आते हैं कि टिकट कटने पर। टिकट कटने के पीछे ये पूरा तय था कि मतलब उस सीट से अगर किसी को टिकट मिलेगा तो वो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, ये पहले से तय था। जिस दिन से राजेंद्र भारती को कोर्ट ने सज़ा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई, उसके जब से लगा कि भाई अब उपचुनाव अपने तरफ बढ़ रहा है और कभी भी होगा, तो उस दिन भी, जिस दिन राजेंद्र भारती का फैसला आया, उस दिन भी मेरी बात हुई फ़ोन पर। तो उसके बाद ही पूरी तैयारी में लग गए कि चुनाव निकालना है, कैसे भी जो गलतियां हुई थी उसको वापस से ठीक करना है और अपनी जगह फिर से बनानी है। लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरा खेल भी चल रहा था। एक तो केंद्र इनसे पहले से थोड़ा सा नाराज़ था ही, उसमें भी केंद्र के मतलब राज्य के एक बड़े नेता जो अब केंद्र में आ चुके हैं, जिनसे इनका पहले मतलब ठीक से नहीं बनती थी, उनके पास जाते हैं एक और नेता जिनके पास ये था कि इनको टिकट देना है दतिया उपचुनाव का। गणित आप अपने हिसाब से लगा लेना, और दर्शकों को मैं चाहूँगा कि अगर आप गैस कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताते रहें। तो वो नेता जाते हैं दिल्ली वाले नेता के पास, जो मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि उपचुनाव का टिकट है और मैं इनको नहीं देना चाहता, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मोहन यादव है, सभी को मतलब पता है कि वो केंद्र की पसंद है, लेकिन वो अपनी तरफ से इतना बड़ा गुट नहीं ला सकते जितना बड़ा शिवराज सिंह चौहान ला सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय ला सकते, तब नहीं ला सकते थे। बिल्कुल, है ना। तो उनका कहना ये था कि हम इनको टिकट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम एक और गुट पैदा नहीं करना चाहते, इस वजह से। तो ये बात आती है फिर दिल्ली में जो मध्य प्रदेश से केंद्र में आ गए नेता हैं, उनसे सलाह ली जाती है। तो उन्होंने भी इनका नाम रिकमेंड नहीं किया, बल्कि इनके नाम पर कैंची चलाई। और उसके बाद आशुतोष तिवारी उन्हीं नेता के करीबी रहे हैं। कभी संगठन मंत्री जब वो बनाए गए, तब उन्हीं नेता के द्वारा बनाए गए थे। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरे नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने आशुतोष तिवारी का नाम सुझाया। इससे हुआ क्या कि एक तीर से कई निशाने लग गए। एक, मध्य प्रदेश में एक और गुट बनने से रुक गया। नरोत्तम मिश्रा को भी आपने रोक लिया, जो आप नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े। तीसरा, एक आपने अपना नेता भी वहाँ पर सेट कर दिया है। ये नेता ऐसा है, अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता, वो जीतते, तो जाहिर सी बात है उन्हें एक बड़ा पद देना पड़ेगा, जो जोशी साहब को पहले ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा चुका है। बिल्कुल। तो दो ब्राह्मण भी बराबरी की पोजीशन पे आते तो जाति का जो समीकरण है वो गड़बड़ाता। प्लस नरोत्तम मिश्रा आते तो मध्य प्रदेश की सत्ता में एक और गुट बनने लगता, वो रुक गया। तो इस तरीके से एक तीर से कई निशाने साधे गए और आशुतोष तिवारी को अब जिताने का जिम्मा इन्हीं के ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जितने प्रोटेस्ट हुए, अगर आशुतोष तिवारी हार गए तो सारा ठीकरा किस पर फूटेगा? नरोत्तम पर। और आशुतोष तिवारी अगर जीत गए तो सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? नरोत्तम नहीं, सारा क्रेडिट फिर शिफ्ट हो जाएगा हेमंत खंडेलवाल के पास, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये पूरा गणित है अभी का। आगे की बात करें तो पिछले कुछ बार से निराशा लग रही है। चुनाव हारने के बाद फिर खबर चली, नहीं उसके पहले खबर चली कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की इनको जो है टिकट मिल सकती है, वो नहीं मिली। फिर लगा कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बदलना है तो अगले अध्यक्ष की कुर्सी इन्हें मिल सकती है संगठन में,
वो नहीं मिली। फिर राज्यसभा का नाम आया, राज्यसभा में भी इनके हिस्से वाली सीट थी, वो जो रजनीश अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं लंबे समय से, उनको दे दी गई। फिर लगा कि टिकट वापस मिल जाएगा, वापस विधानसभा पहुंचेंगे, वापस मंत्री बनेंगे, तो अब वो भी नहीं हुआ। फिलहाल मुझे लगता है कि संगठन जो इनके साथ करेगा वो कैलाश विजयवर्गीय की तरह करेगा कि थोड़ा सा ठंडे बस्ते में और थोड़ा सा काम देंगे। काम जैसे कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभार दिया गया, उन्हें घुमाया, वापस उनसे भरोसा लिया गया कि हाँ आप इस तरीके का एक अलग से कुछ नहीं करेंगे। जब लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकते तब उन्हें वापस से सत्ता का सौभाग्य मिलने लगा। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि इन्हें परखा जाएगा। बीजेपी का स्टाइल यही है, लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। देखो, पार्टी तो ये बदलने से रहे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली ये अलग नहीं हो पाएंगे, है ना जी। और मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच करती हो और साथ में चुनाव भी लड़ती हो। शिवसेना ने ऑफर दिया था, उन्होंने मना कर दिया, और शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी पर है नहीं। आजकल कांग्रेस है तो कांग्रेस से उनका वैसे ही आइडियोलॉजिकल 36 का आंकड़ा डिफरेंस नहीं, 36 का आंकड़ा तो नहीं है, पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत है। अब लेकिन इतने बड़े नेता को, शिवराज सिंह चौहान जो एक लोक नेता है, जो खड़े होते हैं तो भीड़ इकट्ठी होती है, उसके बाद मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद 2 बराबर के नाम आते हैं, और उसमें भी एक नाम ऊपर रहता है, वो है नरोत्तम मिश्रा का, कि ये भीड़ खिंचाऊ नेता है। ये आपके लिए वोट भी ले आएंगे, भीड़ भी ले आएंगे, और आपके लिए बाकी सारे अरेंजमेंट भी कर देंगे। अरेंजमेंट कैसे कि जब भी आप इन्हें प्रभार देंगे तो ये वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं। जैसे कानपुर, जहाँ पर विकास दुबे ने चुनाव लड़ा था, तो उस सीट के प्रभारी यही थे, और वो सीट जितवाई भी इन्होंने ही थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो एक ऐसा नेता है जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पार्टी अपना नुकसान करा बैठेगी। प्लस ये चीज़ भी पार्टी को समझना चाहिए कि इतने बड़े नेता को बार बार एक तरीके से छोटा करना, ठीक है, आपको पनिश करना है या आपको उनको काम डाउन करना है, कूल डाउन करना है, तो उसके और भी तरीके हैं, पर इतना अगर ऐसे करेंगे तो जैसे मध्य प्रदेश में एक टाइम ये आ गया कि कांग्रेस में नेताओं को उस लेवल तक डाउनग्रेड किया गया कि आज के ज़माने में उभरने वाले नहीं बचे, तो वो ना हो जाएगी। तो वो पार्टी के ऊपर अभी तो खतरा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है 20-25 साल की पार्टी के खिलाफ पहले से। ऐसे में अगर जो नेता भीड़ लाते हैं, जो संगठन मजबूत करते हैं, पार्टी मजबूत करते हैं, वोट भी लाते हैं और सरकार को चलाने में भी मदद करते हैं, ऐसे नेताओं को अगर आप दबा के रखते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आप अपना भी कर रहे हैं। वो शायद आज नहीं दिखेगा क्योंकि आज अपने उरोज पर हैं, पर कभी तो ऐसा आएगा कि आप ढलान पर होंगे, तब इस तरह के नेता जो भीड़ ला सकते हैं, वोट ला सकते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी कांग्रेस को पड़ रही है मध्य प्रदेश में कि ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो एक बार में भीड़ ला सके, ऐसा कोई नेता नहीं है। पार्टी अंदर ही अंदर टूट रही है। खुद वहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अरुण यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि अब हम सबको साथ आना पड़ेगा। इतने सारे गुट बन गए हैं कि लोग एक दूसरे का भला देख नहीं पाते। तो वो होने से अगर बचाना है तो आपको ऐसे नेताओं को खड़ा रखना पड़ेगा, उनके साथ दूसरे बनाने हैं। बिल्कुल। तो दतिया का उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। नरोत्तम के हाथ में टिकट तो नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी के जो कोर वहाँ पर वोटर हैं, नरोत्तम के खुद जो समर्थक हैं, वो तो उनके हाथ में ही। पिछले दिन हम देख भी चुके हैं, टिकट नहीं मिला तो कैसे हंगामा हुआ था पूरे दतिया में, जिला अध्यक्ष तक का इस्तीफा हो गया था। तो नरोत्तम माने हैं, रूठे हैं, या फिर बस माने होने का दिखावा कर रहे हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, आशुतोष को जिताऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा? ये सब कुछ पता चल पाएगा। नामांकन हो चुका है आशुतोष तिवारी का। नरोत्तम के आगे का भविष्य क्या कुछ होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छे से समझाया उनका राजनीतिक, किस तरह से उनकी राजनीतिक सीढ़ियां उन्होंने चढ़नी शुरू की, गृह मंत्री तक पहुंचे और अब वो विधायक भी नहीं है, पूर्व विधायक कहे जाएंगे। तो जो भी नई अपडेट आएगी दतिया उपचुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, ये देश दुनिया की और भी तमाम खबरें आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.